आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रकरण 2। और इससे पहले हम लोग प्रकरण 1 पर चर्चा कर चुके हैं, जहां पर हमने जाना था कि जो गद्य साहित्य था उससे के आने से पहले उसकी स्थिति क्या थी। यानी कि आप सभी को पता है गद्य साहित्य 1850 के बाद आया, परंतु उससे पहले भी उसकी जो कुछ स्थिति थी वो बनी हुई थी। उसके बारे में हमने प्रकरण 1 में जान लिया, जहां पर हमने देखा कि खड़ी बोली और ब्रज भाषा इन दोनों के अंदर गद्य साहित्य कैसे अस्तित्व में आ रहा था। और आज की जो ये वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि वो जो गद्य साहित्य था, ब्रज भाषा को जो साहित्य था वो पहले ही हमने देखा कि वहां पर खत्म हो गया था और खड़ी बोली आगे बढ़ गई थी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इधर जो खड़ी बोली आगे बढ़ी थी उसके साथ हमने उस वीडियो में एंड किया था कि किस प्रकार से उर्दू भी क्या है प्रतिस्पर्धा में आ गई थी। तो यहाँ पर अब एक तरफ उर्दू, दूसरी तरफ अपनी खड़ी बोली, तो इन दोनों का टकराहट था। ब्रज भाषा तो पहले ही हार चुकी थी, तो अब बैटल चल रही है इन दोनों के बीच की, उर्दू और हिंदी। तो आज की जो ये वीडियो है इसी के लिए है, और हम देखेंगे कि कैसे जो है उर्दू से ये जो खड़ी बोली का जो विकास था कैसे आगे बढ़ गया। सबसे पहले हम लोगों को जानना है राजा शिव प्रसाद के बारे में। तो राजा शिव प्रसाद जी जो थे वो 1913 संवत में शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर नियुक्त हुए। उस समय जितने भी विभाग बने हुए थे, जिसमें से एक शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर ये बने थे शिव प्रसाद। तो हर विभाग में उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि मुसलमानों का जो प्रभुत्व था, जो जोर था, वो काफ़ी ज़्यादा बना पड़ा था, विशेष रूप से जो दफ्तर वगैरह थे। तो यहाँ पर भी उनका जोर बना हुआ था, क्योंकि उनकी जो भाषा थी अरबी थी, उन्हीं की भाषा में चल रहा था। तो इसलिए जो राजा शिव प्रसाद थे उनके सामने दो स्थिति बनी कि वो किस तरीके से अब जो साहित्य लिखेंगे वो कैसा हो, वो हिंदी का हो या उर्दू का हो। तो उन्होंने एक निष्कर्ष ये निकाला कि मैं दोनों के अंदर लिखा करूँगा। तो इसलिए उन्होंने जो हिंदी का रूप अपनाया शुरुआत में भी, उसमें वो ठेठ हिंदी प्लस अरबी फारसी के जो शब्द थे वो उसके अंदर यूज़ करते थे। इसी तरीके का कुछ हमने पहले भी देखा था कि वहाँ पर ब्रज भाषा और खड़ी बोली साथ साथ मिश्रित रूप में चल रही थी, तो यहाँ पर उर्दू और हिंदी मिश्रित रूप में चल रही है। धीरे धीरे कैसे हिंदी का जो रूप है परिष्कृत हिंदी के रूप में बदल जाता है वो हम इसी में ही देखेंगे। तो हिंदी साहित्य की उन्होंने कोर्स की काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी। किसने? राजा शिव प्रसाद जी ने। उनमें से जो कुछ प्रमुख थी, उस प्रमुख का नाम है राजा भोज का सपना, दूसरा वीर सिंह का वृतांत, तीसरा आलसियों का कोड़ा इत्यादि। ये उनकी रचनाएं। इन्होंने काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी और इनके जो साथी मित्र थे उनको भी इन्होंने आग्रह किया कि आप लोग इसके अंदर पुस्तकें लिखें। तो 1909 से 1919 के बीच कई सारी किताबें आई, ये सब संवत के अंदर है। तो उसमें से जो सबसे पहले थे वंशीधर, जो कि इन्हीं के मित्र हैं, उन्होंने एक पत्र निकाला था जो कि हिंदी और उर्दू दोनों में था। और उनका जो हिंदी के अंदर जो कॉलम छपता था, एक अखबार था, उसके अंदर दो तरह की कॉलम थे, एक हिंदी का एक उर्दू का। तो जो हिंदी का था उसका नाम था भारत खंडामृत और उर्दू का था आबे हयात। तो ये किसने निकाला था? वंशीधर ने। और इन्होंने जो कुछ पुस्तकें लिखी जो महत्वपूर्ण है, उसके अंदर आता है पुष्प वाटिका, भारतवर्षीय इतिहास, जीविका परिपाटी और जगत वृत्तांत। इसके बाद इनके एक और मित्र थे जो कि थे पंडित श्रीलाल। इन्होंने 1909 संवत में पत्र मालिका बनाई। इसके बाद चौथे हमारे लेखक थे पंडित बद्रीलाल। इन्होंने हितोपदेश का अनुवाद 1919 में किया। और इनकी दो अन्य पुस्तकें और थी, जो कि है सिद्धांत संग्रह, दूसरा उपदेश पुष्पावती। तो ये जो कुछ पुस्तकों के नाम जो मैंने आपको बताए, कुछ लेखकों के नाम बताए, तो ये चीज़ें बताती हैं कि किस तरीके से जो गद्य का साहित्य था वो लिखा जा रहा था और उसे कौन लिख रहे थे, ये सब लेखक थे। और इन्हीं के थ्रू आगे बढ़ करके क्या है, जो गद्य साहित्य था यात्रा पूरी करने में उसे सहायता मिल पाई। आगे फिर से हम राजा शिव प्रसाद के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि उन्होंने जब शुरुआत में लिखना चालू किया था तो उनकी जो आरंभिक पुस्तकें थी वो चलती सरल भाषा में थी, यानी कि उसमें उर्दूपन कम था। जैसी भाषाएं समाज में लोगों के बीच में बोली जा रही थी उसी में लिख रहे थे। इसका एक उदाहरण मिलता है हमें उनके मानव धर्मसार, जो कि संस्कृत गर्भित भाषा में लिखा गया है। परंतु उन्होंने क्या है, इस तरीके की भाषा को आदर्श नहीं बनाया
उन्होंने जिस भाषा को आदर्श बनाया उसमें हिंदी प्लस अरबी और फारसी के शब्द भी उन्होंने यूज किए। उनका गुटका यानी कि साहित्य की एक पाठ्य पुस्तक थी ये गुटका, तो उसके अंदर उन्होंने वही संस्कृत के शब्द और जो सरल भाषा था उसका मिश्रित रूप उन्होंने इसके अंदर अपनाया। परंतु इनका जो रुझान था आगे चल करके विशेष रूप से 1917 संवत के बाद उर्दू की ओर इनका जो झुकाव था वो अधिक हो गया। पहले जो हिंदी प्लस अरबी फारसी था, अब यहाँ से हिंदी गायब होके उर्दू और फारसी के जो शब्द थे ज़्यादा अपने साहित्य में यूज़ करने लग गए। तो 1917 के बाद उन्होंने जो इतिहास की किताबें और भूगोल की जो पुस्तकें लिखी, कहाँ पर शिक्षा विभाग के वो इंस्पेक्टर थे, तो जो बच्चों को किताबें पढ़ाई जाती थी वही किताबें वो लिख रहे थे, तो वो उनकी भाषा अब उर्दू हो चली थी। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि क्यों हमारे लिए जो विदेशी भाषा है उसका उपयोग रचनाओं में नहीं होना चाहिए, उसकी बजाय केवल हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। वो लिखते हैं, किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की सांस्कृतिक परंपरा से होता है, अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती। भाषा में जो रोचकता या शब्दों में जो सौंदर्य का भाव रहता है वे देश की प्रकृति के अनुसार होता है। एक विदेशी रूप रंग की भाषा गले में उतारना देश की प्रकृति के विरुद्ध था। यह प्रकृति विरुद्ध भाषा खटकी तो बहुत लोगों को होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे आए। इसके माध्यम से वो यही बताना चाह रहे हैं कि जो एक देश की जो सांस्कृतिक परंपरा होती है उसी को साहित्य में दिखाया जाता है, और देश की जो सांस्कृतिक परंपरा है वो परंपरा कोई विदेशी भाषा आकर के उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकती। उसको अभिव्यक्त करने के लिए जो देश की भाषा होती है, उसी निवासियों की जो भाषा है उसी में वो अभिव्यक्त होगा, क्योंकि उस संस्कृति को बताने के लिए जो एक रोचकता होती है भाषा के अंदर वो केवल उसी स्थानीय भाषा में आ पाएगा। और जो भावों का सौंदर्य होता है उसे भी हम किसी विदेशी भाषा के माध्यम से नहीं ला सकते। तो इसलिए कहते हैं कि विदेशी भाषा में हमारे यहाँ का साहित्य लिखना उन्हें खटकता है। इसी आदर्श भाषा का रूप अगर हमें किसी के अंदर देखने को मिलता है तो वो राजा लक्ष्मण सिंह के अंदर देखने को मिलता है। इनकी जो रचनाएं थी वो पूर्ण तरीके से हिंदी में थी। इनकी रचनाओं में अरबी फारसी का जो रूप हमें राजा शिव प्रसाद के अंदर देखने को मिला या अन्य लेखकों में मिला, इनके यहाँ वैसा नहीं था। ये इनकी जो भाषा थी काफ़ी हद तक हिंदी को बनाए चली। इसका उदाहरण वो देते हैं कि 1918 संवत में प्रजाहितैषी पत्र उन्होंने निकाला और ये पत्र पूरी तरीके से हिंदी में चलता था। 1919 संवत में उन्होंने विज्ञान शकुंतलम नाटक का अनुवाद किया और ये नाटक का अनुवाद इतना बढ़िया था, इसकी प्रशंसा खूब हुई और इसे एक आदर्श रूप में भी देखा जाने लगा कि हिंदी अगर लिखी जाए तो ऐसी ही भाषा में लिखी जानी चाहिए। ये बिल्कुल सरल थी और इसमें संस्कृत रसिक शब्द भी थे। भारतीय देश भाषाओं का अध्ययन अब विदेशों में भी होने लग गया था, विशेष रूप से इंग्लैंड में। तो एक विद्वान का नाम आता है फ्रेडरिक पिकांट। इनका जन्म 1893 संवत में हुआ। ये प्रेस के कामों में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इनका जो अनुभव था वो प्रेस के काम में बहुत ज़्यादा था। लंदन में एक कंपनी थी एनल एंड कंपनी, वहाँ पर एक छापे खाने के ये मैनेजर थे। तो छापे खाने के मैनेजर थे तो जाहिर सी बात है प्रेस का जो अनुभव इन्हें अच्छा खासा था। इन्होंने हिंदी और उर्दू का अच्छा खासा ज्ञान इकट्ठा किया और उसी के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी और जो किताबें लिखी और जो लेख थे इन्होंने समय समय पर अपने प्रेस के माध्यम से छपवाया भी। आगे चल करके आईने सौदागरी नामक एक व्यापार पत्र था जिसका संपादन इन्होंने किया फ्रेडरिक पिकांट ने। तो उसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ जो पृष्ठ थे वो हिंदी के इन्होंने रखे और वो उन्हें खुद लिखते थे। इसी के साथ साथ वो हिंदुस्तान में जितने भी समाचार पत्र छपते थे वहाँ के उद्धरणों को भी वो उठा करके अपने इस कॉलम में रखते थे या उनको छाप दिया करते थे वहाँ पर। इन सब के साथ साथ वो हिंदी लेखकों के साथ बराबर पत्र व्यवहार बनाए रहते थे, जिसमें भारतेंदु हरीशचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, जो भी इस टाइम पे प्रमुख लेखक थे उनसे उनका पत्र व्यवहार था और उनके घरों में 2-4 पत्र उनके पाए जा सकते थे। इन्होंने विदेशी प्रकृति की भाषा जो भारतीय जनताओं के ऊपर लादी जा रही थी उसे ये अनुचित मानते थे और उसका विरोध भी करते थे। तो फ्रेडरिक
पिंकांट ने भी काफी काम किया है हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, और क्या क्या कार्य उन्होंने किया है ये आपने यहाँ पर कुछ प्रमुख कार्य उनके देख लिए। इसके बाद जो दूसरा नाम आता है बाबू नवीन चंद्र राय। जिस प्रकार राजा शिव प्रसाद हिंदी को बनाए रखने के लिए कुछ रचनाएं और जो कार्य कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से नवीन चंद्र राय भी पंजाब के अंदर काम कर रहे थे। नवीन चंद्र राय स्त्री शिक्षा के प्रचार के प्रमुख समर्थक थे। ये समाज सुधारक का कार्य भी करते रहते थे, और उनका एक महत्वपूर्ण काम 1924 संवत में उन्होंने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकाली। 1857 ईस्वी, अगर आप इसको संवत को ईस्वी में करेंगे तो 1857 ईस्वी आएगा। ये वाला सवाल आपके नेट का जो एग्जाम हुआ था जून में, जो कि कैंसिल हो गया था, उसके अंदर भी पूछा गया था कि इनके द्वारा निकाली गई पत्रिका कौन सी थी, तो वो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका। ये एक तरीके से नवीन चंद्र राय शुद्ध हिंदी लिखने के समर्थक थे। इनका मानना था कि उर्दू के अंदर केवल आशिकी की कविताएं हो सकती है, उसमें कोई गंभीर विषय नहीं लिखा जा सकता। गद्य के सिलसिले को आगे बढ़ाने में जो अगला महत्वपूर्ण योगदान जिसने दिया वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि उस समय पे ईसाई मत अपना प्रचार करने में बहुत ज्यादा तेज थे, तो उसको रोकने के लिए भी कई आंदोलन क्या है हमारे यहाँ पर उठने लगे। और उनका जो एकेश्वरवाद था ईसाई मतों का, कि जो ईश्वर है वो केवल एक ही है, इससे काफी लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे थे। तो इसी को देखते हुए दयानंद सरस्वती ने वैदिक एकेश्वरवाद लेकर के वो आए, ताकि वो जो लोग थे जो अच्छी चीजें वो देख करके उस तरफ जा रहे थे, वो वहां ना जा करके इस तरफ आए। 1920 में नगरों में घूम घूम कर उन्होंने क्या है व्याख्यान देना प्रारंभ किया। ये 1920 संवत ही है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का अनुवाद किया, साथ ही साथ उन्होंने वेदों, भाष्यों इनका भी अनुवाद किया संस्कृत और हिंदी के अंदर। संवत 1922 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर दी, जिसे अगर हम लोग इस ईस्वी में देखेंगे तो 1835 आएगा। तो इसके अंदर उन्होंने हिंदी पढ़ना आवश्यक ठहराया, जिसकी वजह से हिंदी गद्य का जो प्रचार था काफी तेजी से हुआ। और पंजाब के अंदर जो हिंदी का कुछ रूप हमें विस्तार वहां पर जो देखने का मिलता है, उसमें आर्य समाज का काफी बड़ा योगदान है। इसके बाद जो अगले आए वो है श्रद्धाराम फुल्लोरी। ये भी पंजाब में कार्य कर रहे थे, और इन्होंने पंजाब में ये लोगों को उपदेश देने का कार्य किया करते थे। ये उनको रामायण, महाभारत इत्यादि की कथा सुनाया करते थे, जो कि ऑब्वियस सी बात है वो हिंदी में थी। और इन्होंने कई सारी धर्म सभाएं स्थापित करी, जिनके माध्यम से वे लोगों तक उपदेश पहुंचाया करते थे। उन्होंने पंजाबी और उर्दू में कुछ किताबें लिखी हैं, परंतु मुख्य रूप से उनकी जो किताबें थी वो हिंदी के अंदर ही थी। इनका एक सिद्धांत ग्रंथ है सत्य अमृत प्रभा, जिसके अंदर हमें काफी प्रौढ़ भाषा देखने को मिलती है। इसके बाद 1924 संवत में इन्होंने आत्म चिकित्सा एक बुक लिखी, जो कि किसके ऊपर बेस्ड थी, अध्यात्म संबंधित थी। नाम से ही पता लग रहा है कि जो चिकित्सा है किसका, आत्म का, यानी अध्यात्म संबंधित पुस्तक। अभी तक हमने जो ये 9 नाम देखे और राजा शिव प्रसाद से जिसकी हमने शुरुआत करी थी, तो वहां से हमें क्या है भावी हिंदी का जो रूप था उसका आभास वो हमें दे चुकी थी कि हिंदी आने वाले टाइम पर उसका जो रूप है कैसे होगा। परंतु अब जो आवश्यकता थी, एक शक्ति संपन्न लेखकों की आवश्यकता थी, जो कि क्या है हिंदी को सुव्यवस्थित और परिमार्जित रूप दे पाए, और उसके अंदर कुछ ऐसी रचनाओं का वो लोग रचना करें जिससे इसका जो विकास है और भी तेजी से हो पाए। तो ठीक ऐसे ही समय पे भारतेंदु हरिश्चंद्र का उद्भव होता है, और वो इस गद्य की जो विकास यात्रा थी उसको बहुत ही तेजी से आगे ले करके जाने का काम करते हैं, जो कि हम अगले वीडियो में जानेंगे। यानी कि अगली जो वीडियो आएगी वहां से ये जो आधुनिक काल है, वास्तविकता में जिस आधुनिक काल का प्रारंभ होता है उसकी शुरुआत हम कर देंगे। अभी तक हमने जो जाना ये सब एक तरीके से आधुनिक काल के आने से पहले गद्य का जो रूप था किस प्रकार से विकसित होता हुआ आगे बढ़ रहा था वो जाना। अब इनकी वजह से गद्य कैसे विस्फोटक रूप में हम लोगों के सामने आता है वो हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। इन वीडियोस का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए।